स्वागत है दोस्तों आपका आज की वीडियो में। और आज बात करेंगे कि डून सीरीज़ के 4 मुख्य पॉइंट क्या है। तो बेसिकली इस वीडियो में स्पॉइलर होने वाले हैं। अगर आपने मूवीज़ नहीं देखी हैं तो डून 1 डून 2 ज़रूर देखिए, और मूवीज़ अगर आपने देखी भी है तो इसकी थोड़े आगे की कहानी भी मैं बताने वाला हूँ। अगर आप सुनना चाहते हैं सुन सकते हैं। बहुत मेजर स्पॉइलर कैरेक्टर्स के बारे में कुछ मेजर स्पॉयलर्स हैं, तो मैं आपसे कहूँगा कि अगर आप मूवीज़ देखने का वेट करना चाहते हैं तो ज़रूर कीजिए। और अगर हम आगे बढ़ सकते हैं तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला फ्रैंक हर्बर्ट कहना क्या चाहते हैं, डून में मेन मैसेजेस क्या है। सबसे पहला और मोस्ट इंपॉर्टेंट मैसेज जो फ्रैंक हर्बर्ट भी कई बार कहते हैं वो है धर्म का इस्तेमाल कैसे किया जाता है राज्यों की स्थापना में। बेसिकली अगर आपने डून 1 डून 2 देखी है तो डून 2 में आपने देखा होगा डून 1 में आपने देखा होगा कि एक प्रोफेसी होती है अराकिस पर, जिसको जानबूझकर बेन जेसेरिथ ने फैलाया होता है कि एक दिन अराकिस को बचाने के लिए एक प्रॉफिट आएंगे। बेसिकली एक दिव्य शक्ति आएगी जो कि सब कुछ देख सकती है, पास्ट और फ्यूचर के बारे में वो सब कुछ जान सकते हैं। इस तरह का एक दिव्य पुरुष आएगा या आदि पुरुष आएगा और वहाँ के लोगों को बेसिकली मुक्ति दिलाएगा और उनका राज होगा और उनके एक राज्य की स्थापना होगी। ये प्रोफेसी होती है 10,000 साल पहले से, पॉल के अराकिस पे आने से पहले। इस पर एक सीरीज़ भी है जो आप देख सकते हैं, हाँ, दी प्रोफेसी, डून प्रोफेसी करके। तो अब बुक से क्या डिफरेंस है, क्या वो अलग करने वाले हैं मुझे भी नहीं पता है, सेम करेंगे अलग करेंगे, तो इसको समझने के लिए आप ये देख सकते हैं सीरीज़। नेक्स्ट पॉइंट पर मैं आता हूँ। तो बेसिकली पॉल को, जैसे आपने देखा होगा एक सेकंड पार्ट में आपने देखा होगा, पॉल को रिलीजियस फिगर कई लोग मानना शुरू कर देते हैं। इसमें स्किल गार्ड आई थिंक उनका नाम है, जो पॉल के साथ होते हैं, फ्रेमन के जो मुखियाओं में से एक मुखिया होते हैं, वो भी आपने देखा होगा पॉल को एक रिलीजियस लीडर की तरह देखते हैं, आम इंसान की तरह नहीं देखते हैं। और कई लोग बेसिकली मुअद्दिब जो उनका निकनेम होता है उसको एक रिलीजियस फिगर का दर्जा वो दे देते हैं। बेसिकली वो मानते हैं, कई बार आपने मूवी में भी देखा होगा, इस्लाम में भी, हमारे नॉर्मली इस्लाम में भी इस तरह से एक मान्यता है कि मेहदी करके एक महान पुरुष आएंगे कलयुग के अंत के करीब। जिस तरह से हिंदू धर्म में भी कल की अवतार के बारे में है, इसी तरह से कई लोग इसको इक्वेट कर देते हैं पॉल को वहाँ अराकिस पर इन लोगों से, इस तरह के रिलीजियस फिगर से। और आपने मूवी में भी देखा होगा क्लियरली पॉल भी ये मानते हैं कि वो दिव्य शक्ति उनमें नहीं है। वो बेसिकली राज जानते हैं। फ्यूचर प्रेडिक्ट करने के लिए उनको वाटर ऑफ लाइफ लेना पड़ेगा और उनके जेनेटिक्स क्या हैं, क्यों वो फ्यूचर देख सकते हैं। ये प्री साइंस करके एक पूरी साइंस है फ्यूचर देखने की और पास्ट को देखने की, डून सीरीज़ पे। इसमें मैंने एक और वीडियो बनाया है कि कैसे ये काम करती है बुक्स के अनुसार, किस तरह से कुछ लोग ही क्यों फ्यूचर देख पाते हैं डून में, दूसरे क्यों नहीं देख पाते। स्पाइस का इस्तेमाल करने से किस तरह से एबिलिटीज़ बढ़ जाती हैं और अराकिस पॉल को स्पेशली अराकिस पर होने की वजह से कितना एडवांटेज मिलता है। ये एक पूरी डिटेल वीडियो है, आप देख सकते हैं। तो कंटिन्यू करते हैं। तो बेसिकली पॉल किस तरह से इस चीज़ का फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं, ये आपने सेकंड पार्ट में भी देखा है, जिसकी वजह से आप अगर मूवी देखें तो आपको समझ आएगी कि जो चानी जो उनकी लवर होती हैं वो कुछ उनसे नाराज़ भी हो जाती हैं कि वो इस रिलीजियस लीडर का जो एक वो है मुखौटा कह लें आप, वो पॉल जानबूझकर पहन रहे हैं, धर्म का इस्तेमाल कर रहे हैं बेसिकली राज्य की स्थापना के लिए, एम्पायर को हराने के बाद। तो ये पहला पॉइंट है कि बेसिकली किस तरह से एम्पायर्स ग्रो करते हैं, धर्म का उसमें क्या रोल है। ये एक मुख्य पॉइंट है पूरी सीरीज़ का, बुक्स का। नेक्स्ट पॉइंट पर हम आ जाते हैं, प्री साइंस की एबिलिटी, जो कि जिस पर मैंने फिर से एक अलग वीडियो बनाया है, फिर भी थोड़ा सा रिपीट कर देते हैं। प्री साइंस बेसिकली एक जेनेटिक एबिलिटी है लोगों में फ्यूचर को देखने की और पास्ट को देखने की। तो कुछ लोगों में ये होता है और अलग अलग लिमिट्स में होता है। कुछ लोगों में स्पेस गिल्ड नेविगेटर्स करके कुछ लोग होते हैं, कैरेक्टर होते हैं, जो स्पेस में ट्रैवल करने के लिए जो बहुत कैलकुलेशंस की ज़रूरत है वो फ्यूचर देख सकते हैं स्पाइस लेकर। बेसिकली कि यहाँ से उनको कहीं और गैलेक्सी में जाना है तो उसके लिए क्या क्या स्पेस में हाइपर जंप्स करनी पड़ेंगी, इसके पूरे कैलकुलेशंस और कहाँ पर जंप करने से क्या होगा वो फ्यूचर वो स्पेस गिल्ड नेविगेटर्स देख सकते हैं। कुछ हद तक बेनी जेसेरिथ भी ये फ्यूचर देख सकते हैं, कुछ चीज़ों का वो फ्यूचर देख सकते हैं। और बेनी जेसेरिथ की एक खास बात होती है, जितनी पावरफुल वो होती हैं उनमें भी अलग अलग तरह की किरदार हैं। तो जितनी जो पावरफुल किरदार होगी उसको शुरू से लेकर आखिर तक हर बेनी जेसेरिथ का उसको फ्यूचर और पास्ट की जो भी बेनी जेसेरिथ रही हैं उन सब की मेमोरीज़ को वो एक्सेस कर सकती है, वो देख सकती है। उस इन्फॉर्मेशन को पॉलिटिक्स के लिए, किसी भी चीज़ के लिए, अपने पर्पज़ के लिए वो यूज़ कर सकती हैं। तो ये एक बहुत बड़ा खेल है। और नेक्स्ट पॉल खुद कुछ हद तक फ्यूचर देख सकते हैं, जिस तरह से आपने मूवीज़ में देखा है। और आपने सेकंड पार्ट में देखा होगा जब वो सैंडवॉर्म का जहर यानी वाटर ऑफ लाइफ करके वो ब्लू कलर का जब वो पीते हैं, उनकी एबिलिटी और बढ़ जाती है। और उनकी माँ भी इस चीज़ को पीती है तो उनकी भी फ्यूचर देखने की एबिलिटी अचानक से बढ़ जाती है, जिस तरह से आपने नोट किया होगा पार्ट 2 में। तो बेसिकली वो ये कहना चाह रहे हैं इसके प्री साइंस के ये पूरे चीज़ के द्वारा कि बेसिकली राज्य वो कर पाएंगे बेसिकली जिनको इतिहास की जानकारी है, यानी कि आप सारे मेमोरीज एक्सेस कर सकते हैं पास्ट के, और जिनके पास प्रेडिक्शन है, आगे की दुनिया के प्रेडिक्शन है, डेटा है, फ्यूचर प्रेजेंट का डेटा है, फ्यूचर की वो प्रेडिक्शन कर सकते हैं। बल्कि फ्यूचर को साफ साफ वो देख सकते हैं कि आगे कहाँ पर कौन क्या मूव करेगा, पॉलिटिक्स में क्या होगा, फ्यूचर में क्या होगा, किस तरह से कहाँ पर वो जंग जीतेंगे। ये पूरा फ्यूचर प्री साइंस के द्वारा, क्योंकि पॉल में बहुत ज़्यादा शक्ति होती है, आगे आगे वो देख पाएंगे, जिस तरह से उनकी शक्तियाँ खुलती जाएंगी आगे की मूवीज़ में। तो बताना ये चाह रहे हैं फ्रैंक हर्बर्ट के पास्ट और प्रेजेंट और फ्यूचर, ये तीनों चीज़ों को जो अच्छे से समझ लेगा वही राज कर पाएगा, इंसानियत को आगे का राज वही स्थापित करेगा। ये एक बात वो बताना चाह रहे हैं। थर्ड पॉइंट पर आ जाते हैं, गोल्डन पाथ। तो गोल्डन पाथ एक पॉल के बाद, जी हाँ, आप थोड़ा और स्पॉइलर का भी स्पॉइलर हम जा रहे हैं, आगे की कहानी बताएंगे 2 मूवीज़ से। तो पॉल के जो बेटे होते हैं लेटो अट्रेइडीज़, वो पॉल से भी कई गुना शक्तिशाली निकलते हैं उनकी जेनेटिक्स की वजह से। तो बेसिकली पॉल कुछ हद तक फ्यूचर देख सकते हैं, कुछ हद तक पास्ट देख सकते हैं, अपने फादर या फोर फादर्स की कुछ मेमोरीज तक वो जा सकते हैं। लेकिन लेटो अट्रेइडीज़ इतने पावरफुल होते हैं,
वो आने वाली कई सौ पीढ़ियों का फ्यूचर देख सकते हैं। ये उनकी पावर होती है। और पास में भी अब तक जितने इंसान पैदा हुए हैं, कई 25,000 साल आगे की स्टोरी है डून, तकरीबन हर इंसान की मेमोरी को जान सकते हैं लेट अट्रेइडीज़, उनके पुरखों में से। हर इंसान की मेमोरीज़ को वो एक्सेस कर सकते हैं। तो आप इमेजिन कीजिए कितने हज़ारों साल का इतिहास वो डायरेक्टली देख सकते हैं, उसको समझ सकते हैं। तो गोल्डन पाथ क्या है? बेसिकली लेटो अट्रेइडीज़ द सेकंड, जो पॉल के बेटे हैं, वो ये डिसाइड करते हैं कि इंसानियत को यूनाइट करने के लिए वो अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करेंगे। और सबसे पहले तो वो पूरी नॉन यूनिवर्स पर जितना भी रिबेलियन है, जहाँ पर भी उनके खिलाफ, उनके पिता के खिलाफ जो भी खड़े हैं, उन सबको वो मिटा देंगे, और जिसमें वो कामयाब भी हो जाते हैं। अब एक टाइट यूनिवर्स पे एक टाइट ग्रिप बनाने के बाद, नॉन यूनिवर्स पे यानी कई गैलेक्सीज पर अपना राज बनाने के बाद, अब लेटो ये फैसला करते हैं कि जब तक ये दिव्य शक्तियाँ हैं, जब तक बेने जेसेरेट, स्पेस गिल्ड, ये सब लोग स्पाइस का इस्तेमाल कर और अपने जेनेटिक्स द्वारा जब तक ये लोग फ्यूचर देख सकते हैं, इस तरह के पापी लोग ही आगे आएंगे और दुनिया पर राज करेंगे। और खुद लेटो अपने आप को, अपने पिता को भी इसमें शामिल करते हैं। वो अपने आप को भी, अपने पिता को भी वो पापी मानते हैं कि हमने भी इस तरह की दिव्य शक्तियों का गलत इस्तेमाल करके हमने अपना राज्य स्थापित किया है। वो ये बात समझते हैं। और वो बेसिकली गोल्डन पाथ ये बनाना चाहते हैं कि वो सारे इंसानियत के लिए वो विलन बनना चाहते हैं। इतने पावरफुल वो विलन बनना चाहते हैं कि वो इंसानियत को इतना दबा कर रखना चाहते हैं कि लोग बेसिकली आगे की जो लोगों की पीढ़ियाँ हों, उनमें कुछ ऐसे जेनेटिक्स डेवलप हो जाएं कि लेटो उनका फ्यूचर ना देख पाएँ इंसानियत का। और फिर वो सक्सेसफुली लेटो के खिलाफ वो विद्रोह कर पाएँ और सारी इंसानियत को बेसिकली एक रंग में वो रंगना चाहते हैं, एक धर्म में, एक रंग में, एक मान्यता में वो लेकर आना चाहते हैं। इंसानियत को इतना वो दबाना चाहते हैं कि वो फैले ना। और बेसिकली हर कल्चर का वो जो भी कल्चरल आइडेंटिटी आपकी जहाँ की भी होती है, जैसे आप कोई भारतीय है, कोई अमेरिकन है, वो सब कुछ वो ख़त्म, कोई गोरा है, कोई काला है, तो वो बेसिकली ये सारी आइडियोलॉजीज़ को लेटो अट्रेइडीज़ ख़त्म करना चाहते हैं और सिर्फ अपना राज बनाना चाहते हैं। उनका प्लान बेसिकली ये होता है कि टाइम आएगा जब वो फ्यूचर नहीं देख पाएंगे और फिर उनके खिलाफ एक ऐसा विद्रोह होगा जहाँ से फिर इंसानियत के लोग इतने चौकन्ने हो जाएंगे और इंसानों के डीएनए में ये बात बस जाएगी कि धर्म को, रिलीजियस लीडर्स को नहीं मानना है, उनको राज्य का पोजीशन नहीं देना है। जिस तरह से लेटो के पिताजी पॉल को राज्य का पोजीशन दिया था धर्म के आधार पर, जिस तरह से पॉल को ऊपर चढ़ाया था लोगों ने डून 2 में, वो चाहते हैं वो इतिहास कभी फिर इंसानियत में आगे रिपीट ना हो। तो ये बहुत बड़ा एक प्लान होता है लेटो अट्रेइडीज़ का, जो कि पॉल के बेटे हैं। ये आपको आगे की स्टोरीज़ में देखने को मिलेगा। उम्मीद करता हूँ इस पर ज़रूर मूवीज़ बनेंगी। और फिर चौथे मुद्दे पर आते हैं। अब कई साईफाई में आपने देखा होगा, अक्सर ये सवाल किया जाता है, अगर हमारे अलावा भी और लोग इंटेलिजेंट और प्रजातियाँ हैं और एलियंस हैं, तो वो फिर क्या करेंगे, हमारे साथ क्या करेंगे? अगर वो हमसे ज़्यादा इंटेलिजेंट है तो वो क्या आकर हम पर राज करेंगे, क्या हमसे दोस्ती करेंगे? इस तरह के बहुत एक्सप्लोरेशन किए गए हैं साईफाई में। अब इस सवाल को फ्रैंक हर्बर्ट ने बदल दिया है, क्योंकि इतनी सारी स्टोरी और ये सब कुछ लिखा हुआ है। तो अब आप कहेंगे क्योंकि लेटो तकरीबन हर इंसान की मेमोरी को वो एक्सेस कर सकते हैं, तो या इतना वो इतिहास जानते हैं, या इतने वो फ्यूचर के आगे के देख सकते हैं। तो इसमें होता ये है बेसिकली कि लेटो को अब हराया कैसे जाए। तो कहानी के हिसाब से तो उनको इंसान ही हराएंगे, ऐसे इंसान जो उनकी शक्तियों से अवॉइड कर बच सकते हैं, उनके जिनका फ्यूचर लेटो नहीं देख सकते, इस तरह के लोग ही उनको ओवरटेक करेंगे फ्यूचर में। ये बात तो समझ आती है। अब होता यह है कि अगर इस चीज़ में, स्टोरी में अगर आप एलियंस को डाल देंगे, तो वो लेटो की और पॉल की जो शक्तियाँ हैं वो फिर उन एलियंस पर वो नहीं चलेंगी। और फिर जो एलियंस होंगे फिर उनके अपने एजेंडे होंगे, उनका एक अपना सिस्टम होगा, वो एक अलग चीज़ में जाएंगे। तो इस चीज़ को सिंपल, इतनी कॉम्प्लेक्स स्टोरी है, लेकिन एक सिंपल चीज़, एलियंस को हटाकर जितनी कॉम्प्लेक्स स्टोरी उन्होंने बनाई है, जिस तरह की कॉम्प्लेक्सिटी पैदा की है, तो जिस तरह से मैंने एक और वीडियो बनाई है, डून में कोई एलियंस नहीं है। जो भी आप थोड़े बहुत अजीब दिखने वाले लोगों को देखते हैं, वो भी एक म्यूटेशन हो चुके इंसान ही है, क्योंकि वो अलग वेदर में, अलग प्लेनेट पर रह रहे हैं, तो उनकी चमड़ी या फिर आप कह लें उनकी जो बॉडी है वो कुछ स्ट्रक्चर उनका चेंज हो गया है, बट वो होते हैं बेसिकली इंसान ही। तो बेसिक सवाल ये है कि अगर इंसान सारे ब्रह्मांड में फैलते चले जाएँ, अक्सर तो हर साईफाई ये सवाल करता है, अगर हम ब्रह्मांड में फैलते जाएँ और एक दिन हमारी एक टकराव हो किसी ऐसे प्रजाति से जो हमसे ज़्यादा होशियार हो, तो क्या होगा? लेकिन इसका एक खौफनाक एस्पेक्ट ये है, जो फ्रैंक हर्बर्ट आपके बैक ऑफ द माइंड में रखेंगे अगर आप ये सीरीज़ देखेंगे या बुक्स पढ़ेंगे, तो कि बेसिकली अगर हम फैलते चले जाएँ, बल्कि दूर दूर ब्रह्मांड के किनारों तक भी चले जाएँ, और पता चले कि इंसानों के अलावा कोई इंटेलिजेंट प्रजाति नहीं है, कोई हमें एलियन ही ना मिले, और फिर आप ये रियलाइज़ करेंगे कि अरे, अगर हम इंसान, मतलब बेसिकली इंसान जो सीरीज़ में है, या हम आज भी हम जो इंसान हैं, अगर हम धरती से बाहर निकले, लोग तो सोचते हैं कि हम आगे की लाइफ, दूसरी तरह की लाइफ को खोजेंगे। क्या पता हम ही इकलौती लाइफ हो यहाँ पर जो इंटेलिजेंट हो, जिसके पास टेक्नोलॉजी हो। तो सिर्फ इस प्लैनेट पर रह जाना, क्या होगा इंसानियत का फ्यूचर? तो मेन चीज़ ये है, ये 4 पॉइंट्स पर ये काफ़ी लंबी ये सीरीज़ इन्होंने लिखी है। तो एक छोटा सा रिकैप दे लेते हैं। पहला पॉइंट तो ये है कि कैसे धर्म का इस्तेमाल, सुपरनैचुरल पावर्स का इस्तेमाल करके या धर्म बनाकर उसके आधार पर फिर एक धर्म बनाकर कैसे राज्यों का स्थापना में धर्म का कितना हाथ होता है, धर्म से कितना आसानी होती है राज्यों की स्थापना करने में, और किस तरह से रिलीजियस लीडर्स को पॉलिटिक्स में लाया जा सकता है या रिलीजियस लीडर्स पॉलिटिसाइज हो सकते हैं। ये पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट ये है कि जो प्री साइंस है, अगर कोई हिस्ट्री और बेसिकली फ्यूचर की सारी प्रेडिक्शंस कोई कर सकता है, कोई अगर इतना पावरफुल माइंड किसी का हो, तो वो राज्य करेगा, राज्यों की स्थापना करेगा, और बेसिकली कितना वो राज कर सकता है, कितना पावरफुल ऐसा इंसान होगा अगर किसी के पास ऐसी पावर्स आ जाए कि डीएनए के थ्रू वो मेमोरीज एक्सेस कर सके। तीसरा पॉइंट ये है, मुख्य पॉइंट ये है
कि द गोल्डन पाथ, यानी कि लेटो जो है वो फैसला करते हैं पूरी दुनिया के लिए खलनायक बनेंगे वो, और बेसिकली हर इंसानों की, हर प्लेनेट को, हर जगह जहाँ पर भी कहीं पर भी लाइफ है उस पर वो राज करेंगे। और बेसिकली इंसानों को उन ऐसा तरीका निकालना पड़ेगा कि वो स्पाइस पर डिपेंड होना बंद हो जाए। जो लेटो जैसे जो भी शक्तिशाली लोग हैं उनको मानना बंद कर दें, रिलीजियस लीडर को पॉलिटिशियन बनाना बंद कर दें, और धर्म के आधार पर राज करना बंद कर दें। ये गोल्डन पाथ पर इंसानियत को फैलाने के लिए लेटो ले जाना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए वो रास्ता ये चुनते हैं कि वो स्टोरी के विलन बनेंगे बेसिकली, ताकि इंसानियत जो है इस तरह के लोगों से, जो राज करने वाले जो पापी होते हैं, इससे मुक्त हो जाए। ये और सिर्फ काबिल लोगों को राजा बनाया जाए, या बेसिकली काबिल लोगों का राज हो, ईमानदार लोगों का राज हो। ये करने के लिए उनको एक बेईमानी के रास्ते पर जाना पड़ता है उनके हिसाब से। बेसिकली ये थर्ड पॉइंट है। और फोर्थ पॉइंट ये है कि सोचिए, जितना हम सोचते हैं कहाँ कहाँ लाइफ होगी, क्या हमारे अलावा भी लाइफ होगी, अगर इस सवाल का जवाब हो नहीं, नहीं है लाइफ कोई, हम ही हैं जो लाइफ है, जो भी है इंसान ही है। और ब्रह्मांड में अगर इंसान फैलना शुरू कर दें तो फैलते चले जाएंगे। हो सकता है हमें कोई और प्रजाति कितने हज़ारों साल बीत जाए, ये हो सकता है हमसे इंटेलिजेंट कोई प्रजाति या हमारे लेवल की कोई प्रजाति हमें नहीं मिले। पूरे यूनिवर्स में शायद हम ही अकेले हैं जो इतने इंटेलिजेंट है, जो टेक्नोलॉजी बना सकते हैं, जो इस तरह का जीवन जी सकते हैं। तो ये एक ऑथर के व्यूज़ हैं बेसिकली। तो ये 4 मुख्य व्यूज़ हैं जो आपको इस सीरीज़ में मिलेंगे। वो कहना क्या चाहते हैं ये आपको इस सीरीज़ में मिलेगा। तो और भी बहुत सारे माइनर पॉइंट्स हैं, जैसे उनका रिलेशन हो गया पॉल का, पॉल के भाई बहन से उनका रिलेशन हो गया, या उनके मदर से, पेरेंट्स से, इंसानी रिलेशंस, फ्रेंडशिप्स जो हो गई, और पॉलिटिक्स कैसे होती है, बेसिकली वॉरफेयर कैसा होता है। छोटे छोटे पॉइंट्स तो बहुत हैं, बेसिक चीज़ें बहुत हैं, कॉन्सेप्ट्स बहुत हैं, माइनर, लेकिन ये 4 मेजर कॉन्सेप्ट्स हैं जो पूरी सीरीज़ में थ्रू आउट द स्टोरी फ्रैंक हर्बर्ट आपसे डिस्कस करना चाहते हैं। जिसमें सबसे मुख्य पहला पॉइंट ही है कि रिलीजन को पॉलिटिक्स में लाना बंद करना है, और किसी भी तरह के रिलीजियस लीडर्स से फिर जो पॉलिटिक लीडर बनते हैं, पॉलिटिक्स लीडर में आते हैं, या धर्म के आधार पर जो राज्य स्थापित होते हैं, तो फिर इंसानियत इसी तरह से आपस में लड़ती रहेगी, और फिर वो जिस तरह से उसको बहुत आगे तक जाना है वो नहीं जा पाएगी। ये एक मुख्य मैसेज है जो कि फ्रैंक हर्बर्ट देना चाहते हैं, और बाकी के 3 भी मुख्य मैसेज हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है, थोड़ी क्या अच्छी खासी लंबी हो गई है, तो इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन थोड़ा सा विस्तार में बताने का मन हुआ, तो मैंने ये 4 पॉइंट आपको बहुत ही खोल कर बताए हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। हैव अ गुड डे।